नदियां एक रुचिबद्ध टॉपिक है, हर कोई पढ़ना चाहेगा इसके बारे में, चाहे कुछ पढ़े ना पढ़े, लेकिन नदियां जरूर पढ़ना चाहेगा। तो आज हम नदियों के बारे में बात करेंगे। कौन सी नदियां? उत्तरी भारत की नदियों के बारे में, जिसमें सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र के बारे में विस्तार से समझाने वाला हूं कि वो कहाँ गिरेंगी, कहाँ से निकलेंगी, कौन कौन सी उसमें नदियां मिलेंगी। तो उससे पहले स्थिति जानने से पहले, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, उससे जानने से पहले नदी की परिभाषा समझ लेते हैं कि नदी किसको बोलते हैं। भूतल पर प्रवाहित वह जलधारा, भूतल पर प्रवाहित वह जलधारा जिसका प्राय स्रोत हिमनद, झील या बारिश का पानी होता है और वो बड़े सागर या झील में जाके गिरती है। और संस्कृत भाषा के नद्य शब्द से ये नदी शब्द लिया गया है। इसको संस्कृत में सरिता के नाम से भी जानते हैं। ये नदी की एक परिचय है जिसको नदी बोलते हैं। उसके बाद क्या है, नदी को हमने दो भागों में विभाजित किया, उत्तरी भारत की नदियां और दक्षिणी भारत की नदियां। उत्तरी भारत की नदियों में जिसका मैं आज विस्तार करवाने वाला हूं वह है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। और दक्षिणी भारत की नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उन नदियों के बारे में हम बाद में परिचय करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे 3 नदियों के बारे में विस्तार से। आपने वीडियो ध्यान से देखनी है और वीडियो के एंड होने तक आपकी सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी और कंठस्थ आपको इसका क्रम जो है, सिंधु वाला जो क्रम है वो भी आपको याद हो जाएगा। आइए चलते हैं हम इनकी स्थिति के बारे में, और ध्यान से समझना है और देखना है आपने। आइए चलते हैं स्थिति के ऊपर। तो हम जो स्थिति देख रहे थे, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सिंधु। सिंधु कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है और कहाँ से होके जाती है। तो सबसे पहले जो मैंने ये देखे, इसमें आपको मैंने कोशिश करी है कि आपकी सारी चीजें समझ में आ जाए। और ये जो है इसमें क्रम है, मैंने क्रमबद्ध तरीके से इसको दर्शा रखा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिंधु से। सिंधु क्या है, चेमायिंगु ग्लेशियर है तिब्बत में। चेमायिंगु ग्लेशियर है तिब्बत में, वहां पर कैलाश मानसरोवर झील है। ये आपको मैंने झील दिखाई है यहाँ पे। यहाँ से निकलती है हमारी सिंधु नदी। अब ये सिंधु नदी हमारे भारत में एंटर करती है। भारत में एंटर है जास्कर श्रेणी और लद्दाख और जास्कर श्रेणी से होते हुए, नंगा पर्वत से होते हुए पाकिस्तान में चले जाती है। अगर हम इसकी सीधी बात करें तो ये कहां से, मानसरोवर से निकली, भारत में एंटर करी, जास्कर और लद्दाख श्रेणी से निकलते हुए हमारी पाकिस्तान में एंटर इसने कर दी। अब इसमें जो नदियां मिलती हैं, सहायक नदियां, अभी बात करेंगे हम इसके ऊपर कहां से क्या है, लेकिन हम पहले क्रम समझ लेते हैं इसका। जो है ये सिंधु नदी निकलने के बाद जो दूसरी यहाँ पर शेषनाग झील है, जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील, उसमें से निकलती है झेलम नदी। ये शेषनाग झील है, यहाँ से झेलम नदी निकली और ये पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर बनाते हुए पाकिस्तान में एंटर इसने कर लिया। और किससे मिली? चिनाब से। ये देखिए चिनाब से मिल रही है। तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकली और चिनाब में मिल गई। और चिनाब जो है तीसरे नंबर की, इसमें एक बारालाचाला के पास चंद्रा और भागा दो नदियां हैं। बारालाचाला के पास है चंद्रा और भागा, उसमें से जो नदी निकलती है और पाकिस्तान में जो एंटर करती है वो चिनाब नदी कहलाती है। और चिनाब नदी किससे मिलती है? सतलज नदी से। झेलम मिलती है चिनाब से, और चिनाब एक नदी है जो किससे मिलती है? सतलज नदी से। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है रावी। रावी का क्या है? चौथे नंबर पे रावी का क्या है? ये है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है और चले जाते हैं पाकिस्तान में एंटर करते हैं और किससे मिलती है? चिनाब से। उसके बाद है ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी। ब्यास कुंड है यहाँ पर, ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी और किससे मिलती है? सतलज से। कहां पर? हरिके पे। हरिके एक जगह है जहां पर से ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकली और सतलज पे मिल जाती है। दोबारा देख लेते, देखिए मानसरोवर से निकली सिंधु नदी और चले गई इधर पाकिस्तान में एंटर करते हुए जो चले जाती है। उसके बाद यहाँ से किससे? जास्कर और लद्दाख श्रेणी से, नंगा पर्वत से होते हुए निकल जाती है पाकिस्तान में। उसके बाद शेषनाग झील से निकली झेलम, किसमें मिली? चिनाब में। चिनाब निकली चंद्रा और भागा है बारालाचाला के पास, यहाँ से निकली, किसमें मिली? सतलज में। और उसके रोहतांग दर्रे से निकली रावी नदी, किससे मिली? चिनाब से। और ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकली, किसमें मिल रही है? हरिके में, सतलज में। एक ब्यास नदी है जो भारत में ही सतलज नदी में मिल रही है, बाकी पाकिस्तान में मिल रही है, आप देखिए सब। उसके बाद जो सतलज नदी है वो कहाँ? राकेश से निकलती है। राकेश से निकली जो कैलाश मानसरोवर के नीचे राकेश है, राकेश से निकलती है और भारत में एंटर करती है। कहां पर? सिरकी दर्रे से एंटर करती है। और कहां एंटर करती है? हिमाचल में। हिमाचल और पंजाब में इसने आज सतलज नदी की देन है कि पंजाब और ये हिमाचल जो है हरा भरा है इसी की वजह से। तो सतलज नदी निकलती है और पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, किसमें मिलती है? सिंधु में। तो सिंधु नदी से सिर्फ एक नदी मिलती है, सतलज नदी। कहां मिलती है? मिठानकोट में। एक पठानकोट है, पठानकोट किसके पास है? भारत के पास है। मिठानकोट अपने पाकिस्तान के पास है। तो मिठानकोट में कौन सी मिलती है? सिंधु नदी और सतलज नदी मिलती है मिठानकोट में, और कराची के पास जाकर अपना सारा जल गिरा देती है अरब सागर में। तो इसमें आपने देखा होगा एक जो नदी है सिंधु नदी, सिर्फ किससे मिल रही है? सतलज नदी से। और झेलम किससे मिल रही है? चिनाब से। चिनाब किससे? चिनाब मिल रही है सतलज पे, रावी मिल रही है चिनाब पे, ब्यास मिल रही है सतलज पे, और दोनों मिल जा रही है यहाँ मिठानकोट पे और कराची में अपना जल गिरा दे रही है। तो ये था सिंधु नदी।
ये आपको क्रमबद्ध याद होना चाहिए। कैसे? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसमें सही क्वेश्चन बनते हैं कि कहां से क्या है। ये क्रम अगर आपको याद कंठस्थ हो गया तो इसके अंदर आप घुसना चाहें तो और घुस सकते हैं। इसमें बहुत नदियां मिलती हैं, लेकिन जिनसे प्रश्न मिल जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। आप यही है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब सिंधु की जो दाएं तट से बाएं तट से बहुत सारी नदियां मिलती हैं, कोई दाएं से मिल रही है, कोई बाएं से मिल रही है। उसमें जो महत्वपूर्ण है जो परीक्षा की दृष्टि से, उसमें आप थोड़ा बहुत नदियां देख लीजिए। श्योक नदी है जो सिंधु से मिलती है, श्योक नदी। उसके बाद गुंजा नदी दाएं तट से मिलने वाली है, और कहाँ मिलती है? भारत में। भारत में दाएं तट से मिलने वाली ये नदियां हैं, श्योक नदी, गुंजा नदी और गिलगिट। ये तीनों नदियां भारत में मिलती है दाएं तट से। और पाकिस्तान में जो 3 नदियां मिलती हैं, काबुल, कुर्रम और गोमल। काबुल क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी भी है, काबुल एक नदी भी है, और तो काबुल पाकिस्तान। ये 3 नदियां पाकिस्तान में मिलती हैं, ये 3 नदियां भारत में मिलती हैं दाएं तट से। तो ये सिंधु नदी तंत्र हो गया हमारा टोटल। कौन सा? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। कहां से क्या निकलती है, कहां गिरती है, और ये है, और अपना जाके अपना अरब सागर में जल गिरा देती है। और इसमें एक हमारा समझौता भी हुआ था भारत पाकिस्तान में। जो ऊपर की 3 नदियां हैं, कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 80% जो जल है वो पाकिस्तान यूज करता है, और 20% भारत यूज करता है। और 30 नीचे की जो 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज, इसमें क्या है? 80% जल इंडिया यूज करता है, 20 पाकिस्तान करता है। और सिंधु, एक चीज और बता दूं आपको, सिंधु जो है वहां की राष्ट्रीय नदी है पाकिस्तान की, सिंधु नदी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी ऐसे। तो ये आपने समझ लिया सिंधु नदी तंत्र। इसको मैं भी दोबारा भी एक बार बता दूंगा, आप इतना चीज इसमें देख लीजिए। उसके बाद हम थोड़ा इसमें आ जाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी जान लेते हैं। ये आपको क्रम याद हो गया तो समझ लिया आपको आधी चीजें तो यही याद हो जाती हैं, इसमें कैसे कैसे क्या हो गया करके। तो इसमें एक ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र तंत्र पढ़ लीजिए, कहां से कहां क्या निकलता है। ये भी मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बताऊंगा। आपको अभी ये सारी चीजें याद हो जाएंगी वीडियो के अंत तक, आप ध्यान से देखेंगे तो सब। ब्रह्मपुत्र क्या है? ब्रह्मपुत्र निकलती है, ब्रह्मपुत्र तो इसको नहीं बोलेंगे, पहले सांको नदी। ब्रह्मपुत्र के नाम से कोई नदी नहीं निकलती है, ब्रह्मपुत्र एक छोटा सा नाम बोला जाता है आसाम में। वो कैसे बोला जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सांको नदी निकलती है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से सांको नाम की एक नदी निकलती है। ये सबसे ज्यादा नाम बदलने वाली नदी है, जो अलग अलग जगह जाके अपना नाम बदलते रहती है। इस पे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो सांको जब नदी निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। नानचा पर्वत से यांगार झरना है, यहाँ से एक एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। जैसे ये एंटर करती है, इसका नाम सांको से दिहांग हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ये जैसे ही एंटर करती है, इसका नाम सांको से दिहांग हो जाता है। तो उसके बाद जब ये दिहांग एंटर करती है असम में, तो असम में क्या है? इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र कहाँ हो जाता है? इसका नाम असम में। असम में क्यों हो जाता है? क्यों? असम में क्या है? असम मैदानी क्षेत्र है पूरा। असम क्या है? मैदानी क्षेत्र है, और अरुणाचल प्रदेश हमारा क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। तो असम में जब मैदानी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र के बहुत बड़े मैदान है वहां, इस वजह से इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। तो उसके बाद यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से 2 नदियां इस पे मिलती हैं। कौन कौन सी? दिबांग और लोहित। ये 2 नदियां हैं, दिबांग और लोहित। जब इस पे मिलती हैं तो बहुत भारी मात्रा में जल लेके जाती हैं, और जल लेके जाती हैं तो ये बहुत चौड़े घाट की नदी है। तो इतने चौड़े घाट की नदी है कि इस पे एक द्वीप है, माजुली द्वीप। असम में इसको जिला नाम से भी है, इसका सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ये इसमें क्या है? लोग भी रहते हैं इस द्वीप में। और इसको ब्रह्मपुत्र को एक चीज और बता दूं कि इसको शोक कहते हैं। ब्रह्मपुत्र असम का शोक है, क्योंकि यहाँ बाढ़ आ जाती है। जब बहुत दिमाग और लोहित इतना पानी लेके आती है कि असम खतरे में आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, इसलिए शोक कहते हैं इसको। तो ये जब द्वीप बनाती है माजुली द्वीप यहाँ पे, और उसके बाद ये सीधे जाने के बाद असम में ब्रह्मपुत्र नाम बोला जाता है इसका। और जब ये एंटर करती है कहाँ? बांग्लादेश में। कौन सी जगह से? ध्रुरी एक जगह है जहां से ये बांग्लादेश में एंटर करती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। देखो नाम चेंज हो गया, जब तिब्बत से निकली सांको, अरुणाचल में पड़ा इसका ध्यान, असम में पड़ा ब्रह्मपुत्र, और जैसे ये बांग्लादेश में एंट्री करी इसने तो उसका नाम हो जाता है जमुना। और जमुना में इधर से आ रही होती है हमारी गंगा नदी तंत्र में, आपको बाद में अगला वीडियो निकालूंगा उसके ऊपर। तो वहां से जब गंगा बांग्लादेश में आती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। तो पद्मा इससे मिलती है, जमुना मिलती है, फिर पद्मा मिलती है, फिर इधर से एक मेघना रिवर आती है। तो ये क्या हो जाती है? मेघना नाम से ये अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा भी बनता है, बहुत बड़ा डेल्टा है वो। तो उसके बारे में भी देखेंगे बाद में, फिलहाल अभी नदी तंत्र पढ़ लेते हैं। तो इसमें जब देखिए, अब इसमें सहायक नदियां लेके चलते हैं। जैसे जब सांको आती है अरुणाचल प्रदेश में, तो दिहांग नाम होता है इसका। दिबांग और लोहित इस पे जाती हैं तो पानी इसका ज्यादा हो जाता है। तो नागालैंड से धनसिरी भी इसमें आती है, धनसिरी इसमें ब्रह्मपुत्र में मिलती है, कपिली इसमें आसाम से मिलती है। इसकी सहायक नदियां, ये वो नदियां ली है मैंने इसमें जिनसे प्रश्न बनते हैं। नदियां तो इसमें दाएं तट से बाएं तट से बहुत मिलती हैं, लेकिन दिबांग लोहित महत्वपूर्ण नदियां हैं। धनसिरी मिलती है नागालैंड से, कपिली मिलती है आसाम से।
इस ब्रह्मपुत्र में। और तिब्बत से एक और नदी मिलती है इसमें, सुबनसिरी एक नदी और है जो इसमें मिलती है। और एक रंगा नदी है, अरुणाचल प्रदेश से आती है, माजुली द्वीप के अगल बगल से यहाँ पर अपना जल गिराती है ब्रह्मपुत्र में ही इसमें। तो यहाँ से ये जब शुरू होती है, कहां से, तिब्बत से, मानसरोवर से निकलती है सांको, अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश में निकलने के बाद दिहांग नाम से चलती है, फिर ब्रह्मपुत्र इसका हो जाता है नाम, फिर ध्रुवरी से बांग्लादेश में गिर जाती है और जमुना नाम हो जाता है, पद्मा से टकराती, पद्मा इसमें गिरती है, फिर मेघना इसका रिवर हो जाता है और ये अपना सुंदरवन का डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये हमारा हो गया ब्रह्मपुत्र, ये हमारा सिंधु नदी तंत्र, ये ब्रह्मपुत्र हो गया। इसमें मैंने आपको सतलज बता दिया कैसे क्या है करके। तो एक बार हम इसको जल्दी समझ लेते हैं, रट लेते हैं फटाफट इसको, इन चीजों को क्रम में आपको दोबारा बता देता हूँ। सिंधु क्या है, मानसरोवर झील से निकली, भारत में एंटर करी, जास्कर श्रेणी और लद्दाख से एंटर करते हुए नंगा पर्वत से होकर निकल गई कहां, पाकिस्तान की ओर, पाकिस्तान से निकल गई। उसमें ऊपर से मिली, दाएं तट से मिली सिंधुक नदी, हुंजा नदी, गिलगित, और पाकिस्तान में मिली काबल, खुर्रम, गोमल। उसके बाद शेषनाग झील से निकली झेलम, और किससे मिली, चिनाब से। और उसके बाद ये उसके चंद्रा और भागा बारालाचाला के पास से निकली चिनाब नदी और पाकिस्तान में एंटर हो गई। और कहां से मिली, सतलज नदी से। उसके बाद रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकली और किससे मिली, चिनाब से। फिर ब्यास कुंड से ब्यास नदी मिली, जो भारत में मिलने वाली एक नदी है, जो किससे मिली, सतलज नदी से। और सतलज नदी निकली राजस्थान से और चली गई पाकिस्तान में। और कहा, पाकिस्तान मिठानकोट में, दोनों सिंधु नदी से मिली और कराची में जाके अपना जल गिरा दिया उसने अरब सागर में। तो ये, और सिंधु नदी कितनी है हमारी, 3180 किलोमीटर है, और ब्रह्मपुत्र हमारी 2900 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद हमारा ब्रह्मपुत्र में क्या था, ब्रह्मपुत्र निकली हमारी कहां से, मानसरोवर झील से, सांको के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में उसने एंटर करा, दिहांग उसका नाम हो गया, यांगदाब दर्रे से उसने एंटर करा, नानचा पर्वत से होते हुए। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 2 नदियां उसमें मिली, दिवांग और लोहित। और उसके बाद ये माजुली द्वीप इन्होंने बनाया अपना यहाँ पे। उसके बाद ये निकल गई कहां, ब्रह्मपुत्र नाम से, ध्रुवरी से नीचे निकलते हुए जमुना इसका नाम हो गया। और इसमें जो सहायक नदियां मिली, धनसिरी, कपिल, लोहित, दिवांग, ऊपर से तिब्बत से आई सुबनसिरी, रंगा, ये नदियां इसमें मिली और इन्होंने अपना जल गिरा दिया बंगाल की खाड़ी में। और ये मेरे को लगता है कि इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। इसमें आप और भी पढ़ सकते हैं, और नदियां भी इसमें मिलती है, लेकिन जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से ही आपका बहुत चीजें इसमें से हल हो जाएंगी अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे। तो मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा, स्थिति विस्तार, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत सरल शब्दों में मैंने इसे क्लियर कर दिया है, कहां से कौन सी नदी निकलती है, कहां से क्या है। आप इस क्रम याद करना है आपको, जो मैंने बताया आपको, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसको आप कंठस्थ याद कर लो, आपके आधे प्रश्न इसी से सॉल्व हो जाएंगे। मैं यही आशा करूंगा कि आपके समझ में आ गया होगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में गंगा नदी तंत्र और आगे बहुत सी चीजें हैं वो लेके आएंगे। तो मिलते हैं हम नए वीडियो में, नए जोश और नए उत्साह के साथ। आप इसको देखिए और समझिए। धन्यवाद।